हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और वाईसीटी की बुक में टोटल 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको पूरे 25 सेट्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज का ये डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन एक मूल अधिकार है, लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 343। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 245। अनुच्छेद 245 से लेके 255 में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है और अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रीय प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषाओं के बारे में। भाषाओं के बारे में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्ना विहार। पन्ना बिहार में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप में वन आच्छादित क्षेत्र 27.10 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवभार का पिरामिड। जीवभार का पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता को दर्शाता है। यह सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। वहीं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टे जीवभार पिरामिड दिखते हैं और घास स्तर पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वालामुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ और 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। यह कथन पांचों ही दिए गए ऑप्शंस में से सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18.12%। फिर क्वेश्चन नंबर 65, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण। पेनाइन्स पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है और यह उत्तर पश्चिम इंग्लैंड को यॉर्कशायर और उत्तर पूर्वी इंग्लैंड से अलग करती है और पेनाइन्स पर्वत श्रेणी को इंग्लैंड की ऋण भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइबेरिया। साइबेरिया भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है बल्कि यह ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी न्यूजीलैंड। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जबकि उत्तर न्यूजीलैंड में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंपाज। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड आते हैं, जबकि पंपास दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित
समशीतोष्ण घास भूमि है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतराशु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापानी सूर्य देवी। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमातेरासु का नामकरण जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती है। इसी प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। इस वजह से दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, बुध, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसौर में। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को आती है। इस वजह से 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है और बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराते हैं और यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। और हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूभाग था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 घंटे। जीएसटी से आईएसटी लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुहफत उल मुहवद्दीन। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और राजा राम मोहन रॉय की फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुहवद्दीन 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो इनकी पहली पुस्तक थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी और वामन शिवराम आपटे के द्वारा की गई थी और 13 अगस्त 1885 को यह सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई थी और इसका मुख्यालय पुणे में है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल हिलाल को। फिर क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था और 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में विपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1878 में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था और 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों का रवैया बदल गया था। उन्होंने देशी प्रेस का मुंह बंद कराने के लिए आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पे 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे। इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ दुबे ने। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। शेर शाह ने भूमि की माप करवाकर लगान को निश्चित किया और लगान सीधे कृषकों के साथ निश्चित किया था, इसलिए यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान थी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनवाया। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था और यह ईरानी अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है और बुलंद दरवाजा की दक्षिण दिशा अकबर के दक्षिण विजय और गुजरात विजय का प्रतीक माना जाता है और इसके निर्माण में लाल और काले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर को। पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध शहर जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमशी का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के पास हौज शमशी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और हौज शमशी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉलेज का। फिर क्वेश्चन नंबर 94, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चालुक्य काल में। फिर क्वेश्चन नंबर 95, सिंधु घाटी के लोग थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। फिर क्वेश्चन नंबर 96, चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध में। चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका उत्खनन 1934 ईस्वी में NG मजुमदार ने किया था और यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंटें, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलियों का प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पुरुषार्थ कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है और ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। भारत का पहला मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था और 1982 में अरूण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले की नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल और हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया था और हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त पहला मानव जीवाश्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दूसरा कथन है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा कथन है हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। चौथा कथन है हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे और पांचवा कथन है छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था और यह स्थल पाकिस्तान में स्थित है और ये पंजाब प्रांत में स्थित माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, न कि व्यास नदी के। वहीं अगर बात करें राखलदास बनर्जी ने, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में करवाया था और महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्रवाला ताम्र रथ मिला है। यानी कि ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC AEDO के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप BPSC AEDO के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।